Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel. So, till yesterday, we have discussed the 20 questions और उससे पहले क्या किया था? उससे पहले हमने थ्योरी पढ़ी थी, राइट? सो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? 21, राइट? सो यू कैन सी कि अ फेडरल सिस्टम and diarchy at the center was introduced in India by definitely C is the answer Government of India Act 1935 और प्रोविंसेस में डायरकी कहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी सो इट वाज द एक्ट ऑफ 1919 यस तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको सारी चीज़ें याद होंगी जो हमने डिस्कस की हैं राइट तो वही सारी चीज़ें यूज़ होनी है तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को आप देखते रहिए द प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वाज इंक्लूडेड इन द डेफिनेटली अगेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्योंकि फेडरेशन ऑल इंडिया फेडरेशन कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई सिंसियरली बिलीव आपको पता ही है वैसे भी घटना चक्र हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ और जो करेगा डेफिनेटली उसको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है एग्जाम में तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड फॉर फेडरल पॉलिटी अगेन द सेम आंसर सेम टाइप का क्वेश्चन राइट then next in federal established federation established under the government of India Act residuary powers were given to so residuary power किसको दी गई थी गवर्नर जनरल को दी गई थी and what is the meaning of residuary powers that for example we can say अभी हमारे पास क्या है स्टेट लिस्ट वी हैव राइट एंड उसके बाद हमारे पास सेंट्रल लिस्ट है सेंट्रल लिस्ट इज ऑल्सो देयर उसके बाद हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट है राइट सो दीज थ्री लिस्ट एज ऑफ नाउ वी हैव यहाँ पे रूल कौन बनाएगा गवर्नमेंट बनाएगा यहाँ पे कौन बनाएगा सेंटर बनाएगा यहाँ पे कौन बनाएगा दोनों बनाएंगे एंड इन केस ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट इन केस ऑफ एनी इश्यूज हुज पावर विल बी प्रिवेलिंग हुज विल बी प्रिवेलिंग तो सेंटर गवर्नमेंट की विल प्रिवेल करती है तो ऐसे ही उस टाइम पर गवर्नर जनरल को इन केस ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट या जहाँ पे अनडिसाइडेड होगा कि हु विल बी टेकिंग एक्शन सो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नर जनरल वाज हैविंग द पावर तो अभी रेसिड्यूरी पावर किसके पास है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया राइट so you can see the residuary powers were given to governor general in the federation established under government of India Act 1935 I hope the things are very clear ठीक है जी now we can proceed further question number 25 so in the federation established by the government of India Act 1935 residuary power were given to so again you can see the governor general so आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है as it is question पूछे जाएंगे okay and now you can see which one of the following is not an important permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in the Government of India Act 1935 which one of the following is not an important permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in the Government of India Act 1935 कौन सा important constituent permanent constituent नहीं है so a written constitution for entire country elected representative responsible for the legislature envisaging a scheme of federation nomination of the official members to the legislature तो यहाँ तक क्या हुआ था not an important and permanent constituent in the constitutional history of India is adopted in the government of India 35 तो यहाँ पर एक्चुअली हम डिसाइड नहीं कर पाए थे एंड दिस वाज नॉट द केस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया कैसे होगा क्या होगा वो वहाँ पर डिस्कस नहीं हुआ था दैट्स वाई द आंसर विल बी ए फॉर एप्पल वी कैन से ओके सो नाउ यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए पढ़ना सो आप देख लीजिए प्लीज़ provision for a written constitution for the country was not mentioned in the government of India तो written constitution government of India में mention नहीं था प्लीज़ याद रखिएगा इसको बिकॉज हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वी सर्टेनली अडॉप्टेड आफ्टर 1947 तो हमें लग सकता है कि हाँ यहाँ से आ जाएगा बट ये वहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ था ओके द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड इन द प्रिंसिपल बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इज नोन इज द ऑगस्ट ऑफर तो ऑगस्ट ऑफर में ये डिस्कस हुआ था 1940 में ऑगस्ट ऑफर वी आर अवेयर ऑफ लेटर ऑन पढ़ेंगे भी इसके बारे में स्पेशली इन द हिस्ट्री ओके so August offer में British government concurred that framing of new constitution should be primarily responsibility of the Indian themselves ठीक है in 1942 Cripps mission came ठीक है sir Stafford Cripps a member of British cabinet came to India with a draft proposal of British government on framing of an independent constitution to be adopted after World War II ठीक है तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे ओनली वी आर सपोज टू लर्न कि यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल 1935 में कोई डिस्कशन नहीं हुआ था विद रिस्पेक्ट टू द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये अगस्त ऑफर में प्रपोज किया गया था
देन क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, वी आर अवेयर ऑफ. वहाँ पर ऐसा बोला गया था कि दैट इंडियन शुड बी फॉर्मुलेटिंग द, वी कैन से, the constitution for India themselves, right? So यहाँ पे क्रिप्स मिशन के बेसिस पर नहीं हुआ था, right? There were some issues from Muslim League and other stakeholders. तो कैबिनेट मिशन वॉज देयर, जिसके बेसिस पर हमारा क्या बना था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, राइट? 1946 में कैबिनेट मिशन आया था. बहुत बार क्वेश्चन उसमें भी पूछा जा चुका है, ठीक है. एनीवेज, आई होप द आइडिया इज वेरी क्लियर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी क्विकली. One amongst the following was not a salient feature of the Government of India Act 1935. ठीक है, तो आपको पता है कि दैट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन, तो ये ठीक है. एंड रेसिडरी सब्जेक्ट्स वर एलोकेटेड टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. नो, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. नाउ यू कैन ऑल्सो थिंक, यू कैन ऑल्सो एलिमिनेट. आपको खुद पता चल रहा है कि रेसिडरी पावर अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि प्रोविंशियल्स को प्रोवाइड किया गया है, सॉरी द सेंट्रल गवर्नर जनरल को प्रोवाइड किया गया है. ओके, so this is wrong statement. It marked the beginning of provincial autonomy. Yes, it was there, and it abolished the diarchy at the provinces and introduced at the center. This is definitely also true statement. So answer will be B. आप देख सकते हैं residuary powers were neither allocated to the central nor the provincial. Residuary power were vested in the Governor General of India. Thus B is not the salient feature of Government of India Act 1935. दोस्तों, I sincerely believe जो लोग रोज इस वीडियो को देखेंगे, जो लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को समझेंगे, और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है. घटना चक्र एक अलग ही चीज़ है जहाँ पे आप सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं, सीख सकते हैं. एंड सिंस वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, तो हम यहाँ पर सीखेंगे भी कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए. ऑल्दो अभी तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है. व्हेन इट विल बी रिक्वायर्ड आई विल टेल यू. मैं आपको बीच बीच बताता रहूँगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्मार्ट तरीका कैसे हो सकता है, एंड हाउ यू कैन एलिमिनेट द आंसर्स. ठीक है, क्योंकि कई बार ना हमारे पास क्या होगा, कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, थोड़ा सा मिसिंग होती है, थोड़ा सा मिसिंग होती है स्टेटमेंट्स में. तो कई बार होगा एक स्टेटमेंट को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, राइट? उसके बेसिस पर पकड़ लेंगे कि ये सही हो सकता है या नहीं हो सकता. तो उसके बेसिस पर देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर एवरीवेयर जो सॉल्व किए जा सकते हैं. ठीक है, तो फ्रॉम टाइम टू टाइम वी विल बी डूइंग दैट ऑल्सो. ऑल राइट, नाउ यू कैन सी why is the Government of India Act 1935 important. तो इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, आपसे थोड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन है, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट. तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा क्यों इंपॉर्टेंट है. मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसा तो था, ये तो था. लेट अस सी. इट गेव इंडिपेंडेंस टू इंडिया. ये थोड़ा स्टेटमेंट इससे तो कम लग रहा है ना. ये थोड़ा मॉडरेट काइंड ऑफ स्टेटमेंट है. ये जो मैं बात कर रहा था कि टेक्निक सीखने की, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा अप्लाई हो रही है. ठीक है, तो वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंट. ये बोल रहा है इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अगर ये बोलता है इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, इट इज़ द ओनली सोर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो गलत हो जाता. बट अभी मेन सोर्स बोल रहा है, ठीक स्टेटमेंट लग रहा है. इट गेव इंडिपेंडेंस टू इंडिया, इसने इंडिपेंडेंस दिया, ऐसा तो नहीं था. इट इनविसाजेस पार्टीशन ऑफ इंडिया, नो, यहाँ तो हमारे पास इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 है. इट अबॉलिश द नेटिव स्टेट्स, नो. सो ये तीनों स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत लग रहे हैं, एंड दिस इज द मोस्ट सुटेबल आंसर. ठीक है, तो आपको कई बार स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा एंड वहीं पे आपको जज करना होगा वेदर इट कैन बी द आंसर और नॉट. इतना मुश्किल नहीं है. इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड इट इज़ अबाउट वर्किंग हार्ड ऑन डेली बेसिस. ठीक है, so Government of India Act 1935, it is an important source of Constitution of India. Many provisions of the Constitution like federal government, the diarchy at the center, ठीक है, हम ये सब पढ़ ही रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सेंट्रल स्टेट, एस्टैब्लिश अ फेडरल कोर्ट, ये सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में की गई हैं. और जो यहाँ पर मेंशन है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे यही पूछे जाएंगे. फेडरल गवर्नमेंट, द डायरकी एट द सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट has been taken from it. Okay, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which one of the following act led to separation of Burma from India? Which one of the following act has led to separation of the, we can say, Burma from India? तो कौन सा एक्ट है? 1935. और yesterday definitely we have read about this also. तो आप देख लीजिए यूपीपीसी मेंस 2000 सारे के सारे क्वेश्चन डेफिनेटली यूपीपीसी से पूछे गए हैं या कहीं यूपीएससी में पूछे गए हैं या किसी स्टेट में, राइट? So now you can see the Burma was separated from India according to the provision of Government of India Act 1935. ठीक है जी, तो हमारा एक और क्वेश्चन हो गया है. Now you can see 30th. In how many provinces
वॉज द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन द इलेक्शन ऑफ द ईयर 1937? तो कितने में फॉर्म हुई थी? यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्शियल होता है, आई विल टेल यू व्हाई। तो यहाँ पर आप देख लीजिए पहले एक्सप्लेनेशन। तो प्रोविंशियल इलेक्शंस वर हेल्ड इन ब्रिटिश इंडिया इन 1936-37, ठीक है, एज मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ 1935 में बोला था कि इलेक्शन होने चाहिए, तो हमारे इलेक्शन हुए थे इस टाइम पर 36-37 में, राइट। द इलेक्शन वर हेल्ड इन द 11 प्रोविंसेस, दैट इज मद्रास, द बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, ओडिशा, United Provinces, Bombay Presidency, right? Assam and NWFP. Then we have this is Northwest Frontier Province and Bengal, the Punjab and the Sindh, right? The Congress ministry was formed in the 8 provinces. In the 8 provinces out of the 11 in the election of 1935. None of the given option is correct. तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि यहाँ पर आंसर इज 8, ठीक है। तो कई बार क्या होता है हमें 11 याद रह जाता है, क्योंकि 11 में क्या हुए थे, इलेक्शंस हुए थे। टोटल 11 प्रोविंसेस वर देयर, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इलेक्शंस वर हेल्ड इन द 11 प्रोविंसेस। तो हमारे 11 में से 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस की मिनिस्ट्री बनी थी। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और भी जगह, ठीक है, और यहाँ पर तो डायरेक्टली आपको दिख ही रहा है डेफिनेटली, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 31, so here you can see the proposal for framing of Indian Constitution as an elected constitution was made by the, अब यहाँ पर क्या है, proposal है, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन भी आएगा, मैं बताता हूँ वो उसमें क्या डिफरेंस होगा। The proposal for framing of the Constitution of India by an elected constitution was made by, तो डेफिनेटली यहाँ पर तो आंसर इस साइमन कमीशन देखोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन, तो ये तो नहीं थे, क्रिस्प मिशन था, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। ऊपर हमने देखा था ना, ये सर स्टेफोर्ड क्रिस्प मिशन वाज देयर इन 1942, ठीक है। तो यू कैन सी द प्रपोजल फॉर framing of the Constitution of India after the end of Second War by elected, the Constitutional Assembly was made by the Crisp Mission 1942, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि Constitution of India was drafted as per the recommendation or as per the scheme suggested by which mission or as per the recommendation of which mission। तो उसका आंसर क्रिस्प मिशन नहीं होगा, उसका आंसर क्या होगा, कैबिनेट मिशन होगा, क्योंकि जो क्रिस्प मिशन ने प्रपोजल दिए थे उसको हमने मना कर दिया था, एंड वी वर नॉट एग्री। कैबिनेट मिशन को हमने बाद में स्वीकार किया था और उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो प्रपोजल दिया कैबिनेट क्रिस्प मिशन ने, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि यहाँ पे वही पूछा जा रहा है। बट अगर किसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आंसर इज कैबिनेट। ये मतलब बिल्कुल सिंपल है, बट हमें याद रखना है ये चीज़ को, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द इलबर्ट बिल रेफरेंस टू द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। तो सारे स्टेटमेंट पढ़ेंगे। टू ब्रिंग इंडियंस, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। टू ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियंस एट इक्वल स्टेटस एज फॉर एज द पीनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट आर कंसर्न। देख लीजिए, टू ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियंस एट इक्वल स्टेटस, तो इक्वल स्टेटस की बात कर रहा था ये नहीं, राइट। तो हमारा एक बार स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द इलबर्ट बिल इन रेफरेंस टू कॉलोनियल इंडिया, ठीक है। देन टू पुट restrictions on the local press because they were considered anti to colonial rules, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, टू कंडक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम इन इंडिया टू इनकरेज इंडियंस टू पार्टिसिपेट इन। चौथा स्टेटमेंट, टू अमेंड आर्म्ड एक्ट फॉर वेपन परमिट टू इंडिया, ठीक है। तो चौथा स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है। अब आप इसका ऑप्शन तो हमारा ए दिख रहा है, लेट्स सी क्या बोला जा रहा है। इलबर्ट बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन 1883, ओके, बाय होम, वाइसरॉय रिपन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि इलबर्ट बिल किसने इंट्रोड्यूस किया था, रिपन ने। हु प्रपोज एन अमेंडमेंट टू existing law in the country at a time to allow Indian judges and magistrate the jurisdiction to try British offenders in the criminal cases at district level, something which was not allocated at that time, ठीक है। तो आपको इस डिस्कशन से, इस एक्सप्लेनेशन से क्या समझ में आ रहा है, that if this statement is talking about that Viceroy Ripon is providing for allowing Indian judges and the magistrate the jurisdiction to try British offenders in the criminal cases at the district level, उस हिसाब से we can say कि हमारा ये वाला आंसर सही हो रहा है। क्यों? क्योंकि to bring Indians and Europeans at an equal status
एज फार एज द पीनल जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर कंसर्न। ठीक है, तो डेफिनेटली ये थोड़ा यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसलिए हमें थोड़ा सा मुश्किल तो होगी। ठीक है, तो आंसर इज ए। नाउ वी हैव द next question, the 33. So as per the cabinet mission plan in the constituent assembly to decide allotted member seat in each province, one representatives was in ratio to which population? तो हमारे पास एक रिप्रेजेंटेटिव कितनी पॉपुलेशन के लिए था? 10 लाख। ठीक है, तो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। आप देख सकते हो कैबिनेट मिशन प्लान अराइव्ड इन 1946 एंड द मिशन प्रपोज्ड प्लान फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन यूनियन। The representatives of the provinces were based on the population, roughly one representatives over the 10 lakh population, one representatives over the 10 lakhs population। ठीक है, तो ये सिंपल है, याद रखेंगे, आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको डेफिनेटली याद होगा ये। ठीक है, नाउ हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन? तो कैबिनेट मिशन के मेंबर्स कौन कौन से पहले आप देख लीजिए। तो मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन वर सर पेंटिक लॉरेंस। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, आप इसको फोकस करिए, लॉरेंस। देन वी हैव स्टुअर्ट क्रेस्प। ठीक है, देन वी हैव द अलेक्जेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास व्हाट वी आर हैविंग द पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रेस्प एंड ए बी अलेक्जेंडर। तो या तो हमारे पास ये थोड़ा आप ऐसे कुछ बना लीजिए ताकि क्या होता है ना, याद रह जाता है हमें बाद में। तो लॉरेंस और क्रिस्प और सी ए। तो LCA कैबिनेट मिशन LCA, आपने क्या कभी ऐसे नाम सुना? LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, किसके साथ है हमारे पास? चाइना के साथ हम शेयर करते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये LCA है। जब कैबिनेट मिशन के मेंबर की बात आएगी ना, कैबिनेट मिशन के मेंबर, ठीक है, तो वहाँ पर आप LAC याद रख लीजिए, LAC। अब इसको हम हटा देते हैं, बिकॉज वी गॉट बेटर आइडिया नाउ। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है? LAC। आपको LAC के बारे में सोचना है, लॉरेंस अलेक्जेंडर एंड क्रिस्प, लॉरेंस अलेक्जेंडर क्रिस्प, लॉरेंस अलेक्जेंडर क्रिस्प। बस इस पे ध्यान रखना है, एंड ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जब भी ऐसी चीज़ दिखेंगी थोड़ा सा हम एफर्ट्स लगाएंगे एंड उसको दिमाग में सेट करेंगे। तो मैं अगेन लिख रहा हूँ LAC, दैट इज लॉरेंस अलेक्जेंडर क्रिस्प, लॉरेंस अलेक्जेंडर क्रिस्प। तो ऐसे करके हमें याद करना है। देन यू कैन सी, सो ठीक है जी, यहाँ पे आप देख लीजिए, who among the following persons was not a member of the क्रिस्प मिशन? तो क्रिस्प मिशन में विलियम वुड, बाकी सब तो दिख ही रहे हैं, आपको पता है विलियम वुड विल आंसर। ठीक, नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर सिंपल कैबिनेट मिशन, ऑलरेडी पढ़ी रहे हैं, देख लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट, in the interim government formed in 1946, the vice president of executive council was the Jawaharlal Nehru, vice president of executive council. So on 24 August 1946, the interim government was announced on the condition that interim government would take charge latest by 2nd September 1946. Viceroy was the president of executive council, while the Jawaharlal Nehru distinguished the vice president of executive council. Very important question, मैं इसको important question बोलूँगा, क्यों? और वैसे भी आप यूपीएससी में पूछा गया है, तो ये स्टेट पीसीएस में आने के चांसेस हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज़ कि आप यहाँ पे एक वो थोड़ा कैच है कि आपसे अगर पूछा जाएगा इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 द प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज, तो देयर आर चांसेस कि हम राजेंद्र प्रसाद आंसर लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट अगर पूछा जाएगा, क्यों? ऑल्दो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू इज नॉट द प्रेसिडेंट, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, बट प्रेसिडेंट पूछेंगे तो आपको लग सकता है कि राजेंद्र प्रसाद कैन बी देयर, राइट? तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि वॉइस रॉय वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ये थोड़ा पॉइंट्स होते हैं। तो क्या होता है व्हेन वी आर रीडिंग लाइक दिस, तो मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से नहीं पूछे जाएंगे। दैट विल बी हेल्पफुल टू यू, दैट्स ऑल। ठीक है, और हमें क्विक रिविजन करना है, क्विक अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को। देन वी हैव द हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेंबर ऑफ इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन August 1946. Who among the following was not the member of interim national government formed in August 1946? So here you can see that not a member पूछ रहा है, interim government formed in 1946. तो not a member, C. Rajagopalachari was the member, Dr. Rajendra Prasad was the member, and Jagjeevan Ram, but Radhakrishnan was not the member. So this is the right answer. ठीक है, C. यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, हम हर एक चीज़ पढ़ेंगे। We will be well prepared for our exam. ठीक है, तो आप देख लीजिए प्लीज़। According to Cabinet Mission Declaration, the interim government was constituted on 2nd September 1946 from the newly elected Constituent Assembly.
C. Rajagopalachari, Education Minister. Dr. Rajendra Prasad, Food and Agriculture Minister. Jagjeevan Rao was the Minister for the Labour. However, D. Radhakrishnan was not the member of the interim government. ठीक है, तो थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा फैक्चुअल है, बट ठीक है, फिर भी हमें यहाँ पर मिल रहा है, हम याद कर सकते हैं. Now, the 30th question. So, according to the Wavell plan, the number of Hindus and the Muslim members in the Executive Council was to be equal. Yes or no? तो यहाँ पे आप देख लीजिए that the according to Wavell plan, the number of Hindus and Muslim members in the Executive Council was to be equal. तो ये wrong statement है, ये सही नहीं था. We'll see the explanation. Wavell thought that this arrangement would have avoided partition of India. ये partition of India को avoid करेगा. So answer आप देख सकते हो. Answer is C. That is A is A is true. Yes, this is the A is true. So according to the Wavell plan, number of Hindus and the Muslim members in the Executive Council was to be equal. तो Executive Council में ये equal रखना चाहते थे, so that it will be ऐसा बोला, यहाँ पे रीजन बोल रहे हैं कि it was for the avoided partition of India, but ऐसा नहीं है. So answer is C. ठीक है. So यहाँ पे we need to look into the explanation well, और ये काफ़ी ज़रूरी है. ठीक है, तो आराम से पढ़ते हैं. Here you can see in October 1943, Lord Wavell, who had succeeded Lord Linlithgow as a viceroy. ठीक है, 1943 में viceroy कौन है? Wavell, who made an attempt to resolve the deadlock in India, right? तो he was trying to resolve the deadlock जो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच चल रहा था. He went to England for the consultation in March 1945, right? There he thoroughly discussed with the British government about Indian administration and made some proposal. In June 1945, his proposal were made public and they are known as the Wavell Plan. किसके plan? Who made this plan? The Viceroy, Lord Wavell. He proposed restructuring of the Governor General Executive Council, which would have balanced representation of main communities, ठीक है, including equal proportion of Muslims and Hindu. So just to avoid that deadlock, he was suggesting the equal proportion for Muslim and Hindu. All portfolios except for a defense were to be held by Indian members, including foreign department. ठीक है, so defense के अलावा बाकी सारे Indians hold करेंगे. Then the Wavell plan proposed an equal representation for the Muslims and the Hindu and Muslim Executive Council में. Apart from Viceroy and the Commander-in-Chief Executive Council, all members were Indians, right? Thus, it is clear that Wavell plan was intended to remove a deadlock on the constitutional matter and political issues, and to promote self-governance for the Indians, but never intended to unite Hindus Muslim to avoid partition. That statement is true, but the reason is false. ठीक है, तो simple है. They were not intended to unite Indians, but they came up with the idea Wavell plan, जहाँ पे हिंदूज और मुस्लिम को बराबर के राइट्स दिए जा रहे थे. ठीक है. Now the next question. So who gave the idea of Constituent Assembly first for the formation of Constitution of India? So आप देख सकते हो स्वराज पार्टी in 1934 and Aman Roy was proposed in 1935. ठीक है, तो स्वराज पार्टी was there, तो they basically आप यहाँ पे देख सकते हो, A is the answer. तो स्वराज पार्टी in its conference in Ranchi, ठीक है, in May 1934 presented policy of Constituent Assembly. It was to be composed of Indian representatives elected on the basis of adult suffrage, and it was for the first time when the Indians demanded for Constituent Assembly. ठीक है, so 1934 में Swaraj Party was initiating, and Aman Roy is also very significant name that we used to, हमारे लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं जहाँ पे Aman Roy demanded for that, तो आप लोगों को पता होगा, बट ये वाला थोड़ा नया है with respect to लक्ष्मीकांत knowledge is concerned. ठीक है, तो स्वराज पार्टी वॉज देयर हु वॉज डिमांडिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. नाउ यू कैन सी यूपीएससी क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू इन रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हिसाब से कौन सा सही है? तो यू कैन सी हेयर सी बोल रहे हैं, सो 3 and 4. तो देखते हैं क्या है स्टेटमेंट में. असेंबली वॉज बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज. नो, इट वॉज नॉट, क्योंकि अडल्ट सफरेज में क्या है कि 18+ से ऊपर जो भी होगा और 21 उस टाइम पर, तो सबको वोटिंग राइट्स होंगे, बट इट वाज नॉट द केस. ठीक है. द असेंबली वाज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन. नो, असेंबली कैसा था? डायरेक्ट इलेक्शन नहीं, वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन भी हो रहे थे एंड नॉमिनेशन भी हो रहा था. तो सर्टेनली वी आर अवेयर ऑफ. नाउ असेंबली वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी. येस, इट वाज मल्टी पार्टी बॉडी, डेफिनेटली अलग अलग पार्टी से लोग वहाँ पर थे.
एंड असेंबली वर्कड थ्रू वेरियस कमिटीज, डेफिनेटली बहुत सारी कमिटीज थी, तो 3-4 इज द करेक्ट आंसर एंड यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. So legislative assemblies of the state were used to electoral college for the formation of constituent assembly. तो ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि legislative assembly of the states were involved. In this way constituent assembly was result of indirect election. ठीक है, तो indirect election याद रखना आप. People of several parties were involved in it. Several parties were involved in it and constituent assembly formed a number of committees to operate. ठीक है, बहुत सारी committees बनाई गई थी. So this will be yes. This will be our last question today. So I hope you have learned so many ideas about this again the constitutional development. तो ऐसे ही आप देख सकते हैं 41 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेशन. थैंक यू.